किंग्स एंड किंगडम, क्लास 7th हिस्ट्री, चैप्टर 2। इसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड न्यू रूलर्स गेन पावर? न्यू रूलर्स पावर कैसे गेन करते थे? ऑल द रूलिंग डायनेस्टीज वर बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन। सभी रूलिंग डायनेस्टी एक स्पेसिफिक विशेष रीजन में होती थी। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और उसी समय जहाँ वो अपने जो उनकी जगह होती थी वहीं से दूसरे एरियाज को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज एरिया, जो सबसे बहुमूल्य एरिया था उस समय, जिसकी ज़्यादा वैल्यू थी, यहाँ प्राइस से मतलब है वैल्यूड, वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। वो गंगा वैली में कन्नौज सिटी था। 4 centuries रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज एंड पाला डायनेस्टीज फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। कई सेंचुरी तक जो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज और पाला डायनेस्टी के रूलर थे वो कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए लड़ते रहे। एज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, इस इतने लंबे चलने वाले संघर्ष में 3 पार्टी थी। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। इसे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कह के बुलाते थे। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज। रूलर्स अपनी पावर को और अपने रिसोर्सेज को का दिखावा करने की कोशिश करते थे बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाकर। व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम, जब वो एक दूसरे के किंगडम पे अटैक करते थे, दे ऑफन चोज टू टारगेट टेम्पल्स, तो उनका टारगेट टेम्पल्स ही होते थे, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो कि अक्सर बहुत अमीर होते थे। हु वाज महमूद गजनी? महमूद गजनी कौन था? हाउ डिड ही एक्सपैंड हिज किंगडम? उसने अपने किंगडम का विस्तार कैसे किया? वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा विख्यात राजाओं में से एक, सुल्तानों में से एक थे सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो कि अफगानिस्तान में है। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 AD। He extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. उन्होंने अपने कंट्रोल को सब कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट तक, जो सेंट्रल एशिया था वहाँ तक, ईरान और जो सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वहाँ तक विस्तार कर लिया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो ये सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारत का जो विस्तार था, ये वृत्त भारत, उस पे हर साल ही अटैक करता था। रेड का मतलब आक्रमण करना। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स, और उसका टारगेट बहुत ही संपदा से पूर्ण टेम्पल होते थे, जिनमें कि सोमनाथ टेम्पल भी शामिल था जो गुजरात में है। ही यूज मोस्ट ऑफ द वेल्थ टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। ज़्यादातर धन दौलत का प्रयोग उसने गजनी में एक बहुत ही शानदार कैपिटल सिटी बनाने के लिए यूज़ किया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब जीतना। जिन लोगों को वो जीतता था उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में वो हमेशा इंटरेस्टेड रहता था। ही इंटरेस्टेड ए स्कॉलर नेम्ड अल बिरूनी। उसने ये काम एक स्कॉलर जिसका नाम था अल बिरूनी उसको सौंपा, टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि वो सब कॉन्टिनेंट का वर्णन लिखे। अकाउंट का मतलब यहाँ हिसाब किताब नहीं है, वर्णन है। द अरेबिक वर्क नोन एज द किताब हिंद, जो अरबिक भाषा में लिखा हुआ है, इस किताब का नाम है किताब हिंद। रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, ये इतिहासकारों के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जानकारी हासिल करने का। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। इस वर्णन को तैयार करने के लिए उसने संस्कृत विद्वानों से भी कंसल्ट की, यानी कि सलाह ली। डिस्क्राइब द अदर किंग्स हु एंगेज देमसेल्फ इन वारफेयर। दूसरे राजाओं का वर्णन करिए जो कि युद्ध में बिजी थे, लगे हुए थे। अदर किंग्स हु एंगेज देमसेल्फ इन वारफेयर, दूसरे राजा जो युद्ध में लगे हुए थे, वर द चैमान्स, वो थे चैमान, जिन्हें बाद में चौहान भी कहा गया। दे वर लेटर नोन एज द चौहान्स।
दे रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर. वो दिल्ली और अजमेर के रीजन में शासन कर रहे थे. दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट. उन्होंने अपना कंट्रोल वेस्ट और ईस्ट तक फैलाने की कोशिश करी. वेयर दे वर अपोज बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात, जहाँ पे कि गुजरात के चालुक्य ने उनका विरोध किया. एंड द गहड़ावलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गहड़ावलास ने अपोज किया. द बेस्ट नॉन चैमान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड. सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चैमान रूलर थे पृथ्वीराज थर्ड, जिनका शासन था 1168 से 1192 तक. He defeated Afghan ruler named Sultan Mahmud Gori in 1191. उन्होंने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया. He lost to him in the very next year. लेकिन अगले साल in 1192 वो उनसे हार गए. How did the Cholas rise to power? चोलास की पावर कैसे बढ़ी? A minor chiefly family known as the Muttiyer held power in the Kaveri Delta. एक जो जिसे ज़्यादा नहीं जानते थे, माइनर चीफली फैमिली थी, जिसे मुट्रियर कहा जाता था, कावेरी डेल्टा में उनकी पावर थी. द फैमिली वाज सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम. और ये फैमिली कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनकी सबॉर्डिनेट थी. विजयालय बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम उरेयर. और जो विजयालय था वो एंशियंट चीफली फैमिली जो चोलों की थी उरेयर से उनका था. ही कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा फ्रॉम द मुट्रेयर इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी. उसने 9th सेंचुरी के मिडिल में बीच में मुट्रेयर से कावेरी डेल्टा छीन लिया. कैप्चर को मतलब छीन लेना. ही बिल्ड द टाउन ऑफ थांजावुर एंड ए टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भासुदिनी. उसने थंजावुर शहर बनाया, बसाया, और गॉडेस निशुम्भ भासुदिनी का टेम्पल भी बनाया. द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स. जो विजयालय के सक्सेसर थे, सक्सेसर्स का मतलब होता है जो उसके बाद में आने वाले शासक थे, उन्होंने आस पड़ोस के रीजन को भी जीत लिया. दस द किंगडम ग्रीव इन साइज. इस प्रकार ये राज्य साइज में और पावर दोनों में बढ़ गया. They won the Pandyan and the Pallav territories to the south and north. उन्होंने साउथ और नॉर्थ में जो पांड्यान और पल्लवा थे उनकी टेरिटरीज को भी जीत लिया. एंड मेड दीज एरियाज पार्ट ऑफ दिस किंगडम. और इन एरियाज को अपने किंगडम का पार्ट बना लिया. राज राजा फर्स्ट वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर. राज राजा फर्स्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर माने जाते थे. ही बिकेम किंग इन 1985 AD. वो 985 AD में राजा बने एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज. और ज़्यादातर इन एरियाज में अपना कंट्रोल बढ़ा लिया. ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. उन्होंने अपने साम्राज्य का शासन भी दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया. Who were the best remembered चोला किंग? सबसे ज़्यादा जिन्हें याद किया जाता है वो कौन से चोला किंग थे? Which regions और areas were attacked by राजेंद्र फर्स्ट? राजेंद्र फर्स्ट ने कौन से एरियाज और कौन से रीजन पे अटैक किया था? The best two remembered चोला रूलर्स were राज राजा फर्स्ट and his son and successor राजेंद्र फर्स्ट. जिन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है उन चोला रूलर्स में एक थे राज राजा फर्स्ट और दूसरा था उनका बेटा जो उनका उत्तराधिकारी भी था, राजेंद्र फर्स्ट. द ग्रेट चोला रूलर राजेंद्र फर्स्ट अटैक द गंगा वैली. जो महान चोला रूलर राजेंद्र फर्स्ट थे उन्होंने गंगा वैली जो नॉर्थ इंडिया है उस पर अटैक किया. श्रीलंका पे अटैक किया एंड सम कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया. और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज पे भी अटैक किया. डेवलपिंग ए पावरफुल नेवी फॉर दीज मिलिट्री एक्सपीडिशंस. इन अपने मिलिट्री अभियानों के लिए उन्होंने पावरफुल नेवी तैयार की जिसके लिए उन्हें आज जाना भी जाता है. स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर पार्ट के क्वेश्चन आंसर. डिस्क्राइब द स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड द ब्रोंज स्कल्पचर्स ऑफ द चोलाज.
चोला राजाओं के जो शानदार मंदिर थे और कांस्य की मूर्तियां थी उनका वर्णन कीजिए। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स ऑफ द चोलाज। राज राजा एंड राजेंद्र built big temples of थंजावुर एंड गंगई कोंडा चोलापुरम। राज राजा ने और राजेंद्र ने टेम्पल बनवाए थंजावुर में और साथ में गंगई कोंडा चोलापुरम में। दे वर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। वो गृह निर्माण कला यानी कि आर्किटेक्चर में और स्कल्पचर मूर्ति निर्माण में एक्सेलेंट थे। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द सेंटर ऑफ सेटलमेंट्स अराउंड देम। चोला टेम्पल्स अक्सर बस्तियों का केंद्र बन गए, उनके चारों तरफ लोग बस जाते थे। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय बोथ रूलर्स एंड अदर्स। टेम्पल्स को रूलर्स के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा लैंड दी जाती थी। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट टू मेंटेन ऑल द स्पेशलिस्ट। और इस लैंड की जो पैदावार होती थी वो जो स्पेशलिस्ट होते थे उनको मेंटेन करने में जाती थी। हु वर्कड एट द टेम्पल, जो टेम्पल में काम करते थे। एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, और अक्सर उसी के आसपास रहते भी थे। दे इंक्लूडेड प्रिस्ट, उनमें प्रिस्ट पुजारी, गार्लैंड मेकर्स माला बनाने वाले, कुक्स रसोइये, स्वीपर्स जो सफाई कर्मचारी होते हैं, म्यूजिशियन संगीतकार, डांसर्स और नर्तक शामिल एक्सेट्रा शामिल होते थे। इन अदर वर्ड टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। दूसरे शब्दों में कहें तो टेम्पल्स केवल वर्शिप की जगह नहीं थे, बट ऑल्सो द हब, हब का मतलब भी सेंटर होता है, ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर लाइफ। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर लाइफ का सेंटर भी थे। अमंग अस द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स, जो टेम्पल से जुड़ी हुई क्राफ्ट थी। द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कांस्य मूर्तियों का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। चोला ब्रोंज इमेजेस आर अमंग अस द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो चोलों की कांस्य मूर्तियां हैं वो दुनिया में फाइनेस्ट हैं, सबसे सुंदर हैं। मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डेटीज, ज़्यादातर मूर्तियां देवी देवताओं की थी। समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज ऑल्सो, और कभी कभी तो जो भक्त होते थे उनकी भी मूर्तियां बनाई जाती थी। अब एग्रीकल्चर सेक्शन से, गिव एन अकाउंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द चोलाज। जो चोल राजा थे उनकी एग्रीकल्चर का वर्णन बताइए। एग्रीकल्चर, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। चोल राजाओं की जितनी भी उपलब्धियां थी वो ज़्यादातर उनके एग्रीकल्चर को डेवलप करने से पॉसिबल हुई। द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स। कावेरी रिवर की शाखाएं बहुत सारी नहरों में बढ़ जाती हैं बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। दी चैनल्स ओवरफ्लू फ्रिक्वेंटली, ये नहरें ज़्यादातर ओवरफ्लो होती थी, यानी पानी में ऊपर तक होके बहता था। दे डिपॉजिटेड फर्टाइल सॉयल ऑन देयर बैंक्स, वो अपने किनारे पर जो उपजाऊ सॉयल होती है उसको जमा देती थी। वाटर फ्रॉम द चैनल्स प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, और जो इन नहरों का पानी होता था वो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी नमी प्रदान करता था, पर्टिकुलरली इन द कल्टीवेशन ऑफ राइस, विशेष रूप से राइस की पैदावार में। ऑल्दो एग्रीकल्चर है डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यद्यपि एग्रीकल्चर तमिलनाडु के दूसरे पार्ट में डेवलप हो चुकी थी। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी से ही ये संभव हुआ दैट दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन, के इस एरिया में बहुत बड़े लार्ज स्केल पे पैदावार होने लगी। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, कुछ रीजन में तो फॉरेस्ट को साफ करना पड़ा, हटाना पड़ा उन्हें। लैंड वॉज लेवल्ड इन द अदर एरियाज, दूसरे एरियाज में लैंड को समतल किया गया, लेवल में लाया गया। इन द कावेरी डेल्टा रीजन, कावेरी डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, रोक लगाई गई, मेड जिसे कहते हैं खेत के चारों तरफ, जिससे कि फ्लडिंग ना हो, यानी कि पानी ना भरे उसमें। कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, फील्ड तक पानी ले जाने के लिए कैनाल्स, नहरें बनाई गई। इन मैनी एरिया 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ए ईयर, और ज़्यादातर एरियाज में एक साल में 2 क्रॉप उगाई जाती थी। डिस्क्राइब द वेराइटी ऑफ इरीगेशन मेथड्स
यूज इन द तमिल रीजन। तमिल रीजन में जो सिंचाई के मेथड यूज होते थे, बहुत सारी वैरायटी के होते थे, वो उनका वर्णन कीजिए। लार्ज स्केल कल्टीवेशन वो डेवलप्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में लार्ज स्केल कल्टीवेशन डेवलप किया गया। एंड मेनी एरियाज आर्टिफिशियल इरिगेशन बिकेम नेसेसरी। और दूसरे कुछ जगहों पर तो आर्टिफिशियल इरिगेशन बहुत ज़रूरी हो गया। ए वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज, बहुत सारे मेथड यूज किए गए। वेल्स वर डग, कुओं की खुदाई हुई। ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए गए। कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड, नहरें बनाई गई। ऑल दिस वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, इस पूरे काम के लिए प्लानिंग की जरूरत थी। ऑर्गेनाइजिंग लेबर, लेबर को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। डिसीजंस वर टेकन कलेक्टिवली ऑन द यूसेज ऑफ वाटर, पानी को यूज करने के लिए मिल के डिसीजन लिया जाता था, फैसला लिया जाता था। न्यू रूलर्स एंड पीपल टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज, नए रूलर्स और लोग इन एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। गिव एन अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर के शासन का वर्णन लिखिए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोला एम्पायर, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, किसानों की बस्तियां नोन एज उर, जिसे उर कहते थे, बिकेम प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, सिंचाई और एग्रीकल्चर के स्प्रेड से, विस्तार से ये जगह बहुत ही समृद्ध हो गई। ग्रुप्स ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू, और जो गांव के ग्रुप थे उनकी बड़ी बड़ी यूनिट हो गई जिन्हें नाडू कहते थे। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जो विलेज काउंसिल होती थी और नाडू होते थे उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते थे, जैसे कि डिस्पेंसिंग जस्टिस, न्याय करना, कलेक्टिंग टैक्सेस, टैक्स इकट्ठा करना। हु एक्सरसाइज कंट्रोल इन द अफेयर्स ऑफ नाडू, नाडू के मामलों में कंट्रोल किसका चलता था? रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट, वेलाला कास्ट के जो अमीर किसान होते थे एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ दिस नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में इन नाडू के जो भी मामले होते थे उन पे कंट्रोल करते थे वेलाला कास्ट के अमीर पीजेंट्स, किसान। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स, और चोला किंग जो बड़े बड़े जमींदार और बहुत अमीर होते थे उन्हें ऐसे टाइटल भी देते थे जैसे मोवेंद्र वेलन, अरे यार, यानी कि चीफ, जिसका मतलब होता है मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट, और ये सम्मान का प्रतीक माने जाते थे। ए वेलन और पीजेंट इज ए पर्सन, वेलन या पीजेंट वो व्यक्ति होता है हु सर्व थ्री किंग, जो एक साथ तीन राजाओं की सेवा करे। दे वर गिवन इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, और उन्हें सेंटर में इम्पोर्टेंट ऑफिस दिया जाता था। ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स, ब्राह्मणों को ज़्यादातर लैंड मिलती थी और जिसे ब्रह्मदेय कहते थे। हैंस अतः ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स एमर्ज्ड इन द कावेरी वैली, कावेरी वैली में बहुत सारी ब्राह्मणों की बस्तियां बस गई। इन द सेम वे, ऐसे ही एज इन द अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, जैसे कि साउथ इंडिया के दूसरे हिस्सों में ऑलरेडी थी। हु लुक्ड आफ्टर द ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव की देखभाल कौन करता था? ईच ब्रह्मदेव वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, हर एक ब्रह्मदेव की देखभाल की जाती थी एक असेंबली ग्रुप के द्वारा, जो ब्राह्मणों के, जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी और जो बहुत फेमस होते थे, पावरफुल होते थे, उनके ग्रुप के द्वारा, सभा के द्वारा। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, ये असेंबली बहुत अच्छे से काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन, उनके फैसलों को इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थर पर लिखे हुए शिलालेख, उनमें डिटेल से रिकॉर्ड किया जाता था। ओफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल, और ज़्यादातर इन्हें मंदिरों की दीवारों पे लिखा जाता था। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम, और जो व्यापारियों की एसोसिएशन होती थी जिसे नगरम कहते थे, ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन, वो शहरों में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यानी कि शासन वाले कार्य करते थे।
वो टाइप ऑफ लैंड वो आर डिस्क्राइब्ड इन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में कितने प्रकार की लैंड का वर्णन है? टाइप्स ऑफ लैंड, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। जो चोलों ने लैंड लिखी गई है उनके इंस्क्रिप्शन में वो है, एक तो ये है वैलन वगाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, यानी कि जो नॉन ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं है उसको जो लैंड दी गई उसे वैलन वेगाई कहा गया। फिर ब्रह्म थे, जो ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट में दी गई। फिर है शलभोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, जो स्कूल की मेंटेनेंस के लिए लैंड दी जाती थी। देवदाना, या जिसे ये भी कहा जाता था तिरुनामा टू कन्नी, यानी कि जो टेम्पल्स को लैंड दी जाती थी। फिर थी पल्ली छंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जो जैन इंस्टीट्यूशन को लैंड दी जाती थी। हाउ वर सभाज ऑर्गेनाइज, सभा को कैसे ऑर्गेनाइज करते थे, कैसे बनाते थे? अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उत्तरी मेरूर में जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनके अनुसार द सभाज वर ऑर्गेनाइज इन द फॉलोइंग मैनर, इस प्रकार से सभा बनाई जाती थी। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज, सभा की सेपरेट कमेटी होती थी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, सिंचाई के काम को देखने के लिए, गार्डन्स और टेम्पल्स को देखने के लिए। नेम्स ऑफ एलिजिबल मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ एंड केप्ट इन एन अर्दनवेयर पॉट। जो इन कमेटी के योग्य मेंबर्स होते थे उन्हें पाम लीफ के छोटे से टिकट पर लिखा जाता था और उन्हें मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था। ए यंग वॉज आस्क्ड टू पिक द टिकट, एक किसी बच्चे से टिकट को उठाने के लिए कहा जाता था। 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, जो भी कमेटी के लिए होते थे मेंबर्स उनमें से हर एक के लिए 1 by 1 करके एक एक टिकट को उठवाते थे। टिकट आप कह सकते हैं जैसे कि पर्ची होती है। द मेंबर्स हु वर पिक्ड अप, और जिन मेंबर्स को फिर उसमें टिकट जिनके नाम का निकलता था फॉर्म द सभा, वही सभा को बनाते थे। कह सकते हैं कि एक तरीके से लॉटरी से निकलता था, जो योग्य व्यक्ति होते थे उनके नाम की पर्ची बना के एक उसमें डालते थे मिट्टी के बर्तन में, और फिर कोई बच्चा यंग पर्सन उसको निकालता था। हाउ डिड द सभा वर्क, सभा कैसे काम करती थी? द वर्किंग ऑफ ए सभा अकॉर्डिंग टू द उत्तरा मैरूर इंस्क्रिप्शन, जो उत्तरा मैरूर इंस्क्रिप्शन है उसके अनुसार सभा की वर्किंग इस प्रकार से थी। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा, वो सभी जो सभा के मेंबर्स बनना चाहते हैं, शुड बी ऑनर्स ऑफ लैंड, वो लैंड के ऑनर होने चाहिए। फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, और उस लैंड से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता होना चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके अपने घर होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 and 70 ईयर्स ऑफ एज, वो 35 से 70 ईयर्स के बीच के एज के होने चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदा, उन्हें वेदों की नॉलेज होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स का मतलब एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, जो शासन के मैटर्स हैं उनमें एक्सपर्ट होने चाहिए। एंड ऑनेस्ट इन डीलिंग, सभी कामों में ईमानदार होने चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years, अगर कोई पिछले 3 साल से किसी कमेटी का मेंबर है, ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स, वो आदमी जिसने अपना वर्णन हिसाब किताब ना जमा किया हो, एज वेल एज दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स, और या अपने रिश्तेदारों को ना दिया हो, कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, वो इस इलेक्शन में को नहीं लड़ सकते थे। डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन ड्यूरिंग द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर में जो आम मैन और वुमेन के जीवन था उसका वर्णन कीजिए। चोला एम्पायर पेरियापुरनम, ए 12th century तमिल वर्क, इन्फॉर्म्स अस, चोला एम्पायर का पेरियापुरनम एक 12th century का तमिल वर्क है, वो हमें बताता है अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से उसमें मैन वुमेन के बारे में के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदानुर, अदानुर की इस बाहरी सीमा पर वॉज ए स्मॉल हैमलेट, छोटा सा गांव था, पुल्लयाज। इट्स ए नेम यूज फॉर ए सोशल ग्रुप, ये एक सोशल ग्रुप का के लिए यूज़ किया जाता था, कंसिडर्ड आउटकास्ट बाय ब्राह्मण एंड वेलालाज,
जिन्हें कि वेलाराज यानी कि किसान और ब्राह्मण आउटकास्ट समझते थे, यानी कि वो शहर से बाहरी सीमा पे रहते थे। द हैमलेट वॉज स्टडेड विद स्मॉल हट्स। इस हैमलेट का मतलब स्मॉल, ये हेलमेट नहीं है, हैमलेट स्मॉल विलेज को कहते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती थी। अंडर ओल्ड थैची, छप्पर वाली, इनिबिटेड बाय एग्रीरियन लेबर्स, जिसमें जो खेती पे काम करने वाले मजदूर होते थे वो रहते थे। एंगेज इन मीनियल ऑक्यूपेशंस, या दूसरे जो और छोटे काम होते थे वो करने वाले लोग रहते थे। द थ्रेश होल्ड ऑफ द हर्ट्स वर कवर्ड विद स्ट्रिप्स और लेदर। और जो इन झोपड़ियों की थ्रेश दहलीज थी यानी कि एंट्रेंस थी, वहाँ पर लेदर की स्ट्रिप होती थी। लिटिल चिकन्स मूड अबाउट इन ग्रुप्स, और छोटे छोटे चिकन्स यानी कि मुर्गियों के बच्चे वहाँ ग्रुप में घूमते थे। डार्क चिल्ड्रन हु वोर ब्रेसलेट ऑफ ब्लैक आयरन, और काले बच्चे जो कि काले लोहे के ब्रेसलेट पहने हुए होते थे। वर प्रेंसिंग अबाउट, इधर उधर छलांगे लगाते रहते थे। कैरिंग लिटिल पपी, छोटे छोटे पपीज़ को लेके घूमते थे। इन द शेड ऑफ द मरुडू अर्जुना ट्रीज, ए फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप। जो फीमेल लेबरर होती थी वो अपने बच्चों को सुला देती थी अर्जुन के ट्री की छाया में। ऑन ए शीट ऑफ लेदर, लेदर की शीट पर। देर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांचेज ड्रम्स वर हैंगिंग, और मैंगो ट्रीज होते थे जिनकी शाखाओं से ड्रम लटके हुए होते थे। अंडर द कोकोनट पाम्स, और जो कोकोनट पाम्स के नीचे इन लिटिल होलोज, छोटे छोटे जो खाली जगह होती है, खोखली जगह होती है। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन में। टाइनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर वेल्पिंग, जो छोटी छोटे सिर वाली बिच होती थी वो रो रही होती थी।